नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल सुनील और आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एनपी सिंह, नगेंद्र प्रताप सिंह जी से। और बातचीत का मुख्य विषय होगा पाठ्यक्रम को लेकर के। भारतीय शिक्षा बोर्ड से किस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है और क्या कारण है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, क्यों करके भारतीय शिक्षा बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, जब देश में पहले से बहुत सारे बोर्ड हैं और बहुत सारी किताबों को प्रकाशित करने वाले संगठन हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के दिशा निर्देश के से काम कर रहे होते हैं। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं सर आपका इस बातचीत में। और सबसे पहला सवाल बातचीत में मैं शुरू करूंगा वो इसी प्रश्न से कि क्या नाम है कि क्या ज़रूरत पड़ी भारतीय शिक्षा बोर्ड की। ऐसा है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण नाभिकीय शक्ति है। जैसी शैक्षणिक व्यवस्था होती है वैसा ही मानस निर्माण होता है, विचार का सृजन होता है और विचारों के आधार पर एक सामूहिक राष्ट्रीय चेतना सृजित होती है और वही राष्ट्रीय सामूहिक चेतना राष्ट्र की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी हमारे जितने भी शिक्षा मनीषी थे या राष्ट्र के साथ संरेखित व्यक्तित्व के लोग थे, अलाइंड विद द नेशनल स्पिरिट, सभी लोगों के मन में हमेशा ये विचार था, जैसा महर्षि अरविंदो कहते थे कि ये कौन सी शिक्षा है भारत की जिसमें भारत दिखता ही नहीं, जिसके किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी घटक में न तो भारत का दर्शन दिखता है, न भारत की सांस्कृतिक आत्मा दिखती है, न भारत के त्योहार दिखते हैं, न भारत के तीर्थ दिखते हैं, न भारत की ज्ञान परंपरा दिखती है, न भारत की प्राकृतिक संपदा दिखती है। इसे हम भारत की शिक्षा कहें कैसे? इसके बावजूद भी स्वतंत्रता के बाद भी बार बार ये आवाज उठती रही कि मैकाले की शिक्षा भारत की चेतना का औपनिवेशीकरण कर दी है, कॉलोनाइजेशन ऑफ द कॉन्शसनेस ऑफ भारत कर दी है। इसको कैसे हम अनौपनिवेशीकरण करें? हाउ टू डीकोलोनाइज द माइंड्स ऑफ यूथ ऑफ भारत। हम भारत का की दृष्टि, आइडिया भारत को कैसे बच्चों के विचारों के एल्गोरिदम का हिस्सा बना सके, ये चर्चा होती रही। लेकिन समग्र रूप से कोई बोर्ड सफलतापूर्वक इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं कर पाया। उसका कारण ये था कि जितने भी बोर्ड गठित हुए थे, किसी के उद्देश्य में ये नहीं लिखा है कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारत की ज्ञान परंपरा का समन्वय करना है जी। इसलिए विचार किया गया कि महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय 20वीं सदी के लोग और 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद, सावित्रीबाई फुले, इन सभी लोगों ने जो समय समय पर भारत के सही दर्शन के अनुरूप भारत की शिक्षा को गढ़ने की बात की है, उसको एक विधिक विग्रह रूप में लाया जाए। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड उन्हीं सभी सामूहिक स्वरों का एक अभिव्यक्त स्वरूप है, एक्सप्रेस्ड एम्बॉडीमेंट है जी। इसलिए अन्य बोर्ड से भिन्न है जी। अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड की हम बात करें तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करते समय और इसके काम धाम में जो पुस्तकें तैयार की जा रही हैं, पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस तरीके से जगह दिया जा रहा है या उसका कितना प्रभाव है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है जी, करिकुलम का जो फ्रेमवर्क जी, एनसीएफ, उसको हम पूर्णतः पालन कर रहे हैं जी। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो या दूसरे बोर्ड के साथ इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन बच्चों का हो जी,
या उच्च शिक्षा के साथ उसका एक वर्टिकल प्रोग्रेशन हो बच्चे के नॉलेज डोमेन का, उसके लिए आवश्यक है कि आपको एनसीएफ के अनुसार, उसके ब्लूप्रिंट के अनुसार ही चलना होगा। लेकिन ब्लूप्रिंट वही रखते हुए जी हम उसकी जो विषय वस्तु है हर विषय में, जी उसमें हम भारत की ज्ञान परंपरा का बिना बोझिल किए हुए बहुत ही खूबसूरती से, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन, सावयविक रूप से उसको समन्वित करते हुए स्वरूप देंगे, ताकि बच्चे आज की एनसीएफ की दक्षता कौशल निर्धारित जो है उसके अनुरूप अपने को गढ़ते हुए, दक्षता तो एनसीएफ की अनुरूप हो, दृष्टि भारतीय सांस्कृतिक गर्भ से पैदा हुई हो, जी जिसको मैं एक पंक्ति में कह सकता हूं, ग्लोबल सिटीजन जी विथ भारतीय इथोस। ये हमारा मुख्य सारे पाठ्यपुस्तकों के केंद्र में एक, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मौलिक सिद्धांत है जी कि दक्षता पूर्णतः 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप हो, एनसीएफ के अनुरूप हो, वैश्विक नागरिक बनने का सामर्थ्य हो, आधुनिक ज्ञान सृजन करने की क्षमता हो, लेकिन उन क्षमताओं का प्रयोग करने की दृष्टि भारत की सांस्कृतिक यात्रा के गर्भ से उद्भव हो। ये केंद्र बिंदु है हमारे सभी पुस्तकों का और सारे पाठ्य पुस्तकों की संरचना का। जी, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं आप, और भारतीय संस्कृति को बनाना चाहते हैं कि उसको लेकर के हम उससे कहीं अलग जा कर के नहीं बातचीत करें। तो एक सवाल ये भी बहुत उठता है कि क्या यह बोर्ड किसी विचारधारा का सपोर्ट कर रही होती है, या किस विचारधारा के समर्थन के लिए, विचारधारा कहाँ तक इसको प्रभावित करता है। दूसरा ये कि आपकी बातचीत में विज्ञान भी बार बार आ रहा है, तो जब हम भारतीय संस्कृति को लेकर के और भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के हम चल रहे होते हैं, तो किस तरह का संकट होता है हमारे सामने कि आधुनिक सोच जिसे कह रहे हैं हम, आधुनिकता कह रहे हैं, मशीनों के प्रभाव से, विज्ञान के प्रभाव से जो एक टेक्नोलॉजी का नया नया स्वरूप आ रहा है और पूरी दुनिया उसके प्रभाव में है, उससे बहुत कुछ देशों का विकास हो रहा है, देश उसकी वजह से अर्थव्यवस्था से लेकर के और देश की सामरिक नीति तक सब कुछ प्रभावित हो रही है। तो उसको किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से उससे संबंध बन पाता है भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान से किस तरीके से जोड़ करके इसे देखिए, ये प्रश्न भी लोगों के दिमाग में इसलिए आता है जी। कि जो मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम ने 190 वर्षों में यह स्थापित करने का प्रयास कर दिया है कि भारत की ज्ञान परंपरा अवैज्ञानिक है। जो कुछ भी यूरोप में 17वीं शताब्दी के बाद देकार्त की फिलॉसफी, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, मार्क्स, डार्विन, फ्रायड, न्यूटन, मार्क्स, इन सबों के आधार पर जो नया विज्ञान आता है वही विज्ञान है। ये भी एक मिथ है। विज्ञान तो मूलतः पदार्थों की संरचना के तत्वों का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध परीक्षणवादी अध्ययन की प्रक्रिया है, जो तर्क आधारित हो, विश्लेषण आधारित हो, प्रयोग आधारित हो, प्रेक्षण आधारित हो, निष्कर्षण आधारित हो। जी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की जो भी ज्ञान परंपरा है वो मात्र मिस्टिक एक्सपीरियंस के आधार पर है, माइथोलॉजिकल है। ये भ्रम पैदा कर दिया। जी। शायद अगर वो हमारे वैशेषिक दर्शन को पढ़े होते और अक्षपाद गौतम के न्याय दर्शन को पढ़े होते, तब उन्हें समझ में आता है कि भारत की तो दार्शनिक विचार ही यही है कि किसी भी सत्यान्वेषण के लिए सबसे आवश्यक है प्रमाण। और प्रमाण में भी न्याय दर्शन में कहा गया है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथम वरीयता में आता है, इसके बाद अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। तो भारत की ज्ञान परंपरा भी, कोई भी ज्ञान परंपरा का मातृगर्भ क्या होता है विपुल जी? दर्शन, बिल्कुल, फिलॉसफी। जी। और फिलॉसफी हमारी कहती है, जो 6 फिलॉसफीज हैं वेदों की, जी, षड्दर्शन, वो मूल रूप से कहती हैं कि ये क्रमबद्ध अध्ययन है, तर्कपूर्ण अध्ययन है, और सत्य तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण
सबका एक समग्र स्वरूप में उपयोग करने से ही सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। अक्षपाद गौतम ने तो यहाँ तक कहा है, अगर एक पंक्ति में मैं कहूँ अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए, जी तो उन्होंने कहा कि द लिबरेशन ऑफ सेल्फ इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। जी ये अक्षपाद गौतम ने एक मूल रूप से न्याय दर्शन का है। तो हम तो ये बड़ी आधारित थे, हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो किसी मैथोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी हम कंजर्वेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। सब कुछ वैज्ञानिक है। हम कोई न्यू टेस्टामेंट की तरह, ओल्ड टेस्टामेंट की तरह थियोलॉजी नहीं है हमारे वेद उपनिषद। जी ये फिलॉसफी है सुकरात अरस्तु की तरह। जिस सुकरात अरस्तु प्लेटो पर नाच करते हैं वो, उससे पहले जैन का अनेकांतवाद आ गया, बुद्ध का शून्यता और प्रतीत समुत्पाद आ गया, चार आर्य सत्य आ गए, अष्टांगिक मार्ग आ गया, उपनिषदों के डिबेट की, शास्त्रार्थ की, तर्क की परंपरा आ गई, वेदों के अभ्युदय निषेध की परंपरा आ गई। अक्षपाद गौतम वैशेषिक दर्शन के व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करने की पद्धतियों की विवेचना आ गई। हम उस ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं भारत की, तो उसका विज्ञान से तो कोई विरोध नहीं है, नंबर एक। दूसरा, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, निश्चित रूप से 21वीं सदी पूर्णतः टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी जिसके पास वही शक्तिशाली, उसी की अर्थव्यवस्था ठीक, उसी की सामरिक स्थिति भी ठीक। हम भारत की ज्ञान परंपरा से उसको वापस लाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों के अंदर गौरव पैदा करने के लिए कि आज से 700 वर्ष पूर्व तक भारत जब जब कोई भी मानवता के समक्ष संकट आया, उसके अनुरूप सफल जीवन पद्धति के लिए नए ज्ञान का सृजन करने में भारत ने ही विश्व का मार्गदर्शन किया। चाहे गणित हो, चाहे खगोल विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, खनिज संपदा हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, नेविगेशन हो, विमान शास्त्र हो, सब में एक कदम आगे जाकर के फिलॉसफी से लेकर के और टेक्नोलॉजी तक अग्रणी रहा। आज पुनः 21वीं सदी में यदि कोई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं और भारत को टेक्नोलॉजी के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है और दूसरों के लिए भिक्षा मांगनी पड़ रही है और झुकना पड़ रहा है, तो ये बच्चों के अंदर जागृत करना है एक स्वाभिमान और विश्वास कि हम उन ऋषिकाओं के वंशज हैं और विश्व का नेतृत्व जिसने हजारों साल तक किया है, हम उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरान नवोदत के तहत, कठोपनिषद के उस वाक्य के तहत पुनः हमारे अंदर नए नॉलेज क्रिएशन की एक जिज्ञासा, प्रेरणा पैदा हो, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ा रहे हैं। तो ये भिन्नता है हमारी। और हम विज्ञान प्रौद्योगिकी नौकरी से नहीं बढ़ने वाली है। मैकालियन शिक्षा ने आधुनिकता के नाम पर नौकरी परोस दिया हमको, हमारे इनोवेशंस को खा गए, हमारे आविष्कार करने की क्षमता को समाप्त कर दिया। हम अपनी आविष्कार की क्षमता को अंदर से ही प्रदीप्त करना चाहते हैं। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है। जी, मैकाले शिक्षा पद्धति का तो यही ध्येय था कि उन्हें क्लर्क पैदा करना था, काम धाम करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत थी, तो उस तरीके से था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जब देश में एक बहुतायत संख्या है इस तरह के बोर्ड्स का, जिसमें भारतीय मूल्यों पर बातचीत नहीं होती है, जिन बोर्ड्स की किताब उठा लीजिए, उन स्कूलों में अगर इस तरह की अगर आप बात करते हैं किसी बच्चे को, अगर वह भारतीय संस्कृति से, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई बातें सामने आती हैं किसी कल्चरल इवेंट तक में, तो उसका निषेध करते हैं। तो इस तरह के बोर्ड के सामने कैसी चुनौती लेकर के हम आ रहे हैं और किस तरीके से इन चीज़ों से छुटकारा पाएंगे? देखिए, बच्चों के मानस में हमें आधुनिकता की जो गलत परिभाषा स्थापित की गई है जी, कि जो यूरोप में हो रहा है वही आधुनिक है जी, और जो इससे पहले किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विश्व के हुआ हो वो इंडिजिनस है, ओरिएंटल है, वो एंशिएंट है, वो पिछड़ा है। ये दृष्टि समाप्त करना होगा और हमें ये देखना होगा कि आज जिसको हम आधुनिक दर्शन कह रहे हैं उसकी वजह से प्लेनेटरी संकट हो रहा है, ग्रह संकट में है, जलवायु संकट में है, पंच महाभूत संकट में है, वायु जल सभी संकट में है, मनुष्यता संकट में है, अनेक तरह की असमानताओं का बोझ है, 1% लोगों की बात 99% आर्थिक संपदा पर कब्जा है, आधिपत्य है। और जिस तरह का आज का जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है जी, कि जिसके पास थोड़ी भी सामर्थ्य है वो किसी भी
सिद्धांत को, किसी भी नियम को मानने को तैयार नहीं है। वो अपने नेशन फर्स्ट के इंटरेस्ट में आगे बढ़ रहा है, सारे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को ध्वस्त कर रहा है। ऐसे में इस संकट में पूरे विश्व को आवश्यकता है कि हम ग्रह को कैसे बचाएं, पृथ्वी को, और मानव सभ्यता को कैसे बचाएं। तो स्वाभाविक है उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव दृष्टि की जरूरत है। और वो अल्टरनेटिव दृष्टि भारत की संस्कृति के गर्भ से निकलती है। ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स, आर्ने नैसे इकोसेंट्रिक का फिलोसोफर, विल डुरांट जैसे तमाम लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि वर्तमान 21वीं सदी में ग्रह को, मानवता को बचाना है तो भारत की सनातन दृष्टि की ओर जाना होगा। हमें सनातन की दृष्टि को सही रूप में स्थापित करना होगा। कर्मकांड ज्ञान परंपरा नहीं होते। कर्मकांड मात्र किसी संस्कृति के व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं। लेकिन उस संस्कृति का जो मूल दर्शन है वो ज्ञान परंपरा का स्रोत होता है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में प्रतीकों, कर्मकांडों के पीछे का रैशनल देते हुए, लेकिन उनको ले जाएंगे बच्चों को मूल दर्शन पर, ताकि वो भारत को ठीक ढंग से समझें। खंडित विकृत भारत को नहीं, बल्कि उस समर्थ भारत को जिसका गर्व है मूल भारत का वास्तविक दर्शन, उसको बच्चों का बोध कराना है। जी, भारतीय दर्शन की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं बार बार। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे इस कड़ी में, अगले सवाल में, कि संस्कृत भाषा और वैदिक साहित्य के शिक्षण को वर्तमान पीढ़ी का, मतलब वर्तमान पीढ़ी तक कैसे पहुँचाएं? इससे क्या हित होगा वर्तमान पीढ़ी का? देखिए, फिर मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि किसी भी समाज का जो अभ्युदय होता है वो निरंतरता से होता है। जैसे हम कोई मशीन नहीं है कि हमारे हार्डवेयर में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। हमारी भी एक ट्रिलियन सेल हैं और जिनकी अपनी सेल मेमोरी है, और सदियों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उससे हमारी जीन्स में कल्चरल कंटिन्यूटी भी है। तो इसलिए जब भी हम कोई नया इनोवेशन करेंगे या नया कोई परिवर्तन करेंगे तो हमें परंपरा और आधुनिकता का समावेश करना हमारे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं आज के ज़माने को कि पूरा का पूरा वेद के मंत्र रटो, या तुम सिर्फ यज्ञ करते रहो, कर्म न करो, सिर्फ भक्त हो जाओ। नहीं, हमारे वैदिक दर्शन भी अभ्युदय निःश्रेयस दोनों में संतुलन की बात करते रहे हैं। ब्लेंडिंग ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों की बात करते हैं। हम उसके स्पिरिट को लेंगे, हम एग्जैक्टली उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम वेदों के जो दर्शन की मूल भावना है उसको 21वीं सदी में ला रहे हैं, ताकि अगर वैदिक दर्शन कहता है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों होनी चाहिए, तो आज 21वीं सदी में बच्चे के अंदर ये सामर्थ्य विकसित करना कि देखो आज की तारीख में किस तरह के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की जरूरत है ताकि दुनिया में तुम नंबर 1 इकोनॉमी बन सको, टेक्नोलॉजी बन सको। वो दृष्टि वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए वैदिक फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। और प्रकृति धर्मा न होने की वजह से प्रकृति को दासी समझ के, जो संसाधन समझ के जो प्रकृति का हम विनाश कर रहे हैं, उससे बचने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोना रोया जा रहा है पूरे विश्व में, उसका भी दृष्टि हमें वैदिक दृष्टि से मिलेगी कि वेदों ने बार बार कहा है ऋतम चर, प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुरूप जीवन होना चाहिए। अगर ऐसा जीवन नहीं होगा तो हम सस्टेनेबल नहीं हो सकते। उस दृष्टि को विकसित करने के लिए वैदिक नियम पढ़ाएंगे। जी, आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी और भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम बन रहे हैं उसको लेकर के आपने बहुत तार्किक ढंग से सारे सवालों का मेरे जवाब दिया। एक अंतिम जिज्ञासा है मेरी, और ये कि आप एक कुशल प्रशासक हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद पाठ्यक्रम बनवाने में आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे अधिक आवश्यक है कि भारत की जो सही दृष्टि है उसको स्थापित करने वाले विद्वानों का चयन कर पाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अभिभावकों के मन में, अभिभावकों के मानस को पहले हमें डीकोलोनाइज करना है। उपनिवेशवाद के और मैकालियन जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उससे दूर करना, ये दो बड़ी चुनौतियां हैं। और जो लोग थोड़े कम शिक्षित हैं उनको तो समझाना ज़्यादा आसान है। जो ज़्यादा शिक्षित वर्ग अपने को कहता है वो मैकालियन इम्पैक्ट से इतना प्रभावित हो गया है कि उनको डीकोलोनाइज करने में एक चुनौती आ रही है, लेकिन अच्छे रिस्पांस हैं, इसलिए हम आशावादी हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद बिल्कुल।